डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट में हम भू संचरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के बारे में बताया। अंतर्जात बल के अंतर्गत हम पर्वत निर्माणकारी बलों में वलन के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि वलन क्या होता है, किन कारणों से वलन बनते हैं तथा इनके कौन कौन से तत्व होते हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वलन के प्रकारों के बारे में। वलन, जैसा आप जानते हैं कि हमारे इस धरती पर विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के फलस्वरूप जो मोड़ पड़ते हैं संपीड़न बल से, उस संपीड़न बल के फलस्वरूप जो मोड़ पड़ते हैं उन्हें हम वलन कहते हैं। ये जो मोड़ पड़ते हैं वो अलग अलग तरह से पड़ते हैं, जिसके कारण वलन के जो प्रकार होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है सम्मित वलन। सम्मित वलन से तात्पर्य है जब वलन की दोनों भुजाएं कैसी होती हैं, एकदम समान होती हैं। जैसे आप देखेंगे इस तरह से दोनों भुजाएं एकदम इक्वल होंगी, इनका जो झुकाव है यानी ये जो ढाल है ये ढाल बिल्कुल बराबर होगा, वह वलन कहलाता है सम्मित वलन। सेकंड आता है असम्मित वलन। असम्मित वलन में क्या होगा कि हो सकता है इनके जो झुकाव हैं, इनके जो लंबाई है उसमें किसी प्रकार का अंतर देखने को मिले। एक भुजा थोड़ी लंबी हो गई, एक भुजा थोड़ी झुकी हुई हो गई, तो इस तरीके से दोनों भुजाओं में जब अंतर होता है तो वह असम्मित वलन कहलाता है। तो आप इस तरह से समझ गए, सम्मित में दोनों भुजाएं समान होंगी और असम्मित में दोनों भुजाएं जो है वो असमान होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एक द्विगुणित वलन। एक द्विगुणित वलन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक भुजा जो होती है वो साधारण होती है और दूसरी भुजा कैसी होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री का जैसे कोण बनाएगी तो ये कहलाता है एक द्विगुणित वलन। इसके बाद में आता है समनत वलन। समनत वलन में होता है कि दोनों भुजाएं परस्पर बिल्कुल ऐसे एकदम पास आ जाती हैं कि एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, तो इसे समनत वलन कहते हैं। इनकी भुजाएं समानांतर तो होती हैं लेकिन क्षैतिज दिशा में नहीं होती, यानी इस तरीके से आड़ी नहीं होंगी। समानांतर तो हो जाएंगी बिल्कुल बराबर, लेकिन आड़ापन उनमें नहीं मिलेगा। जैसा आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख सकते हैं जो क दिखाया गया है, सबसे पहले यह का है सम्मित वलन। आप देख सकते हैं दोनों भुजाओं का झुकाव बिल्कुल समान है। खा दिखाया गया है असम्मित वलन। इसमें एक भुजा थोड़ी सी लंबी है, एक भुजा थोड़ी सी कम झुकी हुई है। इसके बाद एकनत वलन है। एकनत वलन में बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसे गा के द्वारा दिखाया गया है। इसके बाद में जो घा आया है, यानी ये जो आपका आया है ये है पर्टिकुलरली समनत वलन, जिसमें समानांतर दोनों भुजाएं एक दूसरे के बनी हुई हैं। अगला जो प्रकार है वो है परिवलित वलन। परिवलित वलन का मतलब होता है कि जब वलन की दोनों भुजाएं परस्पर कैसी होती है, समानांतर, और कैसी दिशा में होती है, क्षैतिज, यानी इस तरीके से जाकर के फिर एकदम आड़ी हो जाती है ये ऐसे, इसको बोलते हैं हम परिवलित वलन। फिर आता है प्रतिवलन। जब बहुत ज्यादा संपीड़न होता है और संपीड़न के कारण वलन की एक भुजा दूसरे पे उलट जाती है तो उसे प्रतिवलन कहते हैं। जैसे कि माना जाए इस तरीके से भुजा है और दूसरी भुजा उसी पर उलट जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिवलन। नेक्स्ट आता है वलन की अक्ष, इसे प्लंगिंग फोल्ड्स कहते हैं। क्षैतिज तल के समानांतर ना होकर उसके साथ कोण बनाता है, उसे अवनमन वलन कहते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब वलन पड़ा तो उसमें क्या है, बिल्कुल इस तरीके से समानांतर नहीं होता, ये रॉन्ग है। ये तो समानांतर वलन होता है, इसमें क्या होता है, हल्का सा कोण बने। ये जो कोण बन गया इसको हम बोलेंगे वलन की अक्ष। नेक्स्ट आता है खुला वलन। जब वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण अधिक कोण हो, यानी 90 डिग्री से अधिक हो, अर्थात जो कोण बना, जैसे कि हम बात करें तो इस तरीके से जो इसमें अंतर आया ये, तो ये जो बीच का कोण होगा ये 90 डिग्री से अधिक होगा, इसे बोलेंगे हम खुला वलन। बंद वलन की हम बात करते हैं तो वो क्या बनेगा, न्यून कोण बनेगा, अर्थात दोनों वलन के बीच में जो कोण बनेगा वो कैसा बनेगा, 90 डिग्री से कम, इसे हम बोलेंगे बंद वलन। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है ऊपरी वलन। ऊपरी वलन का बात हम करें तो आप देख सकते हैं कि दबाव के कारण यदि मुड़ाव का शिखर, ये जो शिखर है वो इतना झुक जाए कि नीचे की भुजा पर लटकने लगे तो उसे उल्टा वलन कहते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से ये नीचे की भुजा पर लटक रहा है, ये पाया जाता है मेनली हिमालय और आल्प्स क्षेत्रों में।
इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है अधिक्षिप्त वलन। अधिक्षिप्त वलन की हम बात करते हैं तो भूपटल की चट्टानों पर जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो परिवलित मोड़ के ऊपरी भाग की तरह दबकर पतली वाली तय की सतह पर छिन्न भिन्न हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, जो ऊपरी भुजा की चट्टान होती है उससे एक तरफा दबाव पड़ता है। इसके कारण जो उत्क्रम सतह होती है, जिस सतह पर चट्टान टूटकर आगे बढ़ती है, उसी के सहारे नीचे की ओर चढ़ जाती है। देख सकते हैं आप इस चित्र में। तो इस तरीके से जो चट्टानों का क्रम है वो उलट पुलट है। आप देख सकते हैं ये इस तरह से आ रही है, फिर ये इस तरह क्रम हो गया और ये इसके ऊपर आ गई। तो इस तरीके से जो मोड़ के ऊपर उठा हुआ भाग है, यानी ये जो उठा हुआ भाग है, ये आपका अधिक्षिप्त वलन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सम अपनति और सम अभिनति। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। जब वलन की अपनति और अभिनतियों में, जैसे इस तरीके से ये अपनति और ये अभिनतियों में दोबारा से बहुत सारे मोड़ जो बढ़ जाते हैं, इनको हम सम अपनति और अभिनति कहते हैं। अर्थात वलन के ऊपर उठे हुए भाग में, इस चित्र में देखिए आप, ये जो ऊपर के हिस्से में पड़े हैं ये सम अपनति हैं, और ये जो नीचे की अभिनति में और बहुत सारे मोड़ पड़ गए हैं, इसे हम सम अभिनति कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा पंखाकार वलन। पंखाकार जैसे आप समझ गए, पंखे जैसी आकृति, जो हाथ का पंखा होता है झलने वाला, उस तरह की आकृति इस तरह से बनती है, इसे हम पंखाकार वलन कहते हैं। क्या होता है कि जब पृथ्वी की हलचल होती है और दोनों दिशाओं में दीर्घ काल से दबाव पड़ता रहता है, दोनों साइड से दबाव पड़ रहा है, तो बीच का जो भाग होता है उसमें बीच बीच में ये जो शिलाएं हैं ये पंखे की तरह ऊपर उठ जाती हैं। तो इस तरह जो वलन बनता है उसे पंखाकार वलन कहते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रीवाखंड। जब अधिक्षिप्त वलन के फलस्वरूप चट्टानी सतह उत्क्रम सतह के सारे टूटकर मूल चट्टान से आगे की ओर बढ़ती है, ये मूल चट्टान से आगे बढ़ गई है और नीचे की ओर स्तरों पर अध्यारोपित हो जाती है, तो उस ऊपरी चट्टान का जो ये जो बड़ा हुआ हिस्सा है, ये इसे हम ग्रीवाखंड या नापे भी बोलते हैं। फ्रांसीसी भाषा में इसे नापे कहा जाता है, इसे छेदक भी कहते हैं। मेनली जो हिमालय पर्वत के क्षेत्र हैं उनमें ये देखने को मिलती है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है पिच या पलंग। पिच या पलंग की हम बात करें तो किसी भी मोड़ के जो अक्ष है, अक्ष का जो क्षैतिजीय सतह पर झुकाव, अर्थात अक्ष रेखा के सहारे चट्टानी स्तरों का जो नमन देखा जाता है, उससे बनने वाले मोड़ को पिच या पलंग कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी ऐसे वलन पड़ा तो ये जो होती है वो क्या होती है, अक्ष रेखा। तो इस अक्ष रेखा के सहारे जो नमन होता है, यानी ये जो झुकाव है, इस झुकाव के सहारे जो मोड़ पड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पिच या पलंग कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि वलन के अलग अलग प्रकार देखने को मिलते हैं। ये प्रकार मेनली जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में ही मिलेंगे, क्योंकि जो पर्वत निर्माणकारी हलचल है उनके अंतर्गत ही हम वलन पढ़ते हैं। और वलन का निर्माण जो है वो मेनली बहुत सारे जो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मोड़ की क्रिया होती है, अर्थात संपीड़नात्मक बल कार्य करता है, वहाँ पर जो है वो वलन का विकास मेनली देखने को मिलता है। तो जैसे कि हम बात करें कि हमारे भारत में जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में वलन जो है वो अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। वलन की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ उदाहरण के माध्यम से कि कौन कौन से वलन किस किस क्षेत्र में मिलते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं समअपनति के बारे में, तो समअपनति जो होती है वो मोड़दार पर्वत श्रृंखलाओं में देखने को मिलते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डेनवीशियर मूर, जो कि इंग्लैंड में स्थित है। इसके बाद में जो समअभिनति है, समअभिनति की अगर हम बात करते हैं तो ये मेनली जो हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढाल हैं उनमें देखने को मिलती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अधिक्षिप्त वलन की, तो अधिक्षिप्त वलन भी हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं। ग्रीवाखंड के बारे में मैंने आपको बताया कि ये भी हिमालय क्षेत्र में मिलती है। तो हिमालय क्षेत्र में अगर हम बात करें तो ये कश्मीर के ग्रीवाखंड में, क्रॉल ग्रीवाखंड में, गढ़वाल ग्रीवाखंड, खुम्बू ग्रीवाखंड, दार्जिलिंग, सिक्किम, भूटान आदि में मिलनी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से विश्व के विभिन्न भागों में, पर्वतीय क्षेत्रों में वलनों का विस्तार देखने को मिलता है। तो ये जो आपका टॉपिक है वलन, ये कंप्लीट होता है पर्वत निर्माणकारी हलचलों के अंतर्गत। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्वत निर्माणकारी अंचलों के अंतर्गत वो है भ्रंश, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी।